हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आंसर के साथ समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, सारे क्वेश्चन बच्चों आपको विद आंसर आपको कराऊंगा कि कैसे बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख करके आना है। और सारे क्वेश्चन बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आप इनको तैयार जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटनों को उदाहरण सहित समझाइए। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, सन 2015, 16, 18, 22 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप इसको तैयार करके जरूर जाइए, ठीक है। अब देखिए इसके जवाब में आपको क्या लिखना है, देखिए वो मैंने आपको समझाता हूँ। देखिए हेडिंग लगाएंगे प्रबल विद्युत अपघटे। प्रबल विद्युत अपघटे क्या लिखना है, देखिए लिखेंगे वे विद्युत अपघटे जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, NaCl है, KCl है या HCl है। देखिए मैं आपको और अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं ना, NaCl की बात करते हैं। देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम इसको पानी के अंदर घोलते हैं, कहा ना जलीय विलयन में, ठीक है, तो जब हम इसको अंदर हम जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, Na+ और ये Cl- के रूप में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। नमक जो होता है ना पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, यानी पूरा बच्चों आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसे विद्युत अपघटे जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, वो बच्चों प्रबल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। तो एग्जांपल देखिए इसके, क्या देखिए NaCl है, ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आपका KCl होता है और इसी प्रकार बच्चों आपका HCl होता है। ये तीनों ही एग्जांपल बच्चों किसके हैं, ये प्रबल विद्युत अपघटे के एग्जांपल हुए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूं बच्चों पूरी परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और तीनों एग्जांपल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघटे क्या होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटे, ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे दुर्बल विद्युत अपघटे। क्या लिखना देखिए आपको एग्जाम में आपको लिखना है, वे विद्युत अपघटे जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित मतलब वियोजित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। देखिए प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर है। जो प्रबल विद्युत अपघटे क्या थे, क्या होते हैं बच्चों, ये पूर्ण रूप से आयनित, पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, पूरी तरीके से ये आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघटे होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल देकर और अच्छे से क्लियर करता हूँ आप लोगों को। देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, एग्जाम क्या है, एग्जाम्पल है बच्चों CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल विद्युत अपघट है। एस यानी हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट है। और NH4OH ये भी बच्चों क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एसिटिक अम्ल को पानी के अंदर घोलेंगे, ठीक है, तो इसका वियोजन बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए CH3COOH होता है, ठीक है। अब इसको जब पानी के अंदर घोलोगे ना, तो ये देखिए कैसे टूटेगा, CH3COO- मिलेगा, ठीक है, और आपको बच्चों क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये भी आयनों में टूट रहा है, लेकिन बच्चों ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता, ये थोड़ा बहुत घुलता है, ठीक है, और परख नली में ही नीचे बैठ जाता है जब एक्सपेरिमेंट इसका होता है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो नमक होता है ना, जो NaCl होता है या फिर KCl होता है, जो मैं आपको ये प्रबल विद्युत अपघट एग्जांपल आपको बता रहा था, ठीक है, ये पूर्ण रूप से पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, जबकि पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो प्रबल विद्युत अपघटे वो होते हैं बच्चों जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघटे बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत घुलते हैं, घुलने के बाद बच्चों परख नली में नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, एक HCN है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का भी यही खेल है, ठीक है। जब ये वियोजित होगा तो H+ मिलेगा और ये Cn- मिलेगा, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा, थोड़ा बहुत आयनों में टूटेगा और परख नली में नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए दुर्बल विद्युत अपघटे वे विद्युत अपघटे जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित यानी वियोजित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। एग्जांपल CH3COOH है, HCN है और NH4OH है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, पूरी बात आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार से 12th क्लास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी सभी तैयारी बच्चों आप लोग ऐसे कंटिन्यू करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2016, 2018, 2019, 2020 तक बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब क्या लिख करके आना है देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हेडलाइन आएंगे संक्रमण तत्व, क्या लिखना है देखिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उप अंतिम कक्षक, उप अंतिम कक्षा का मतलब होता है बच्चों अंतिम वाली कक्षा से पहली वाली कक्षा में, ठीक है,
तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उपअंतिम का मतलब होता है बच्चों अंत से पहले वाली कक्षा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो आपको लिखना होगा कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी जिन्होंने कहा था कि संक्रमण तत्व क्या है। तो परिभाषा तो बच्चों आप यहाँ तक दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे पूछा गया है कि इनकी विशेषताओं को लिख कीजिए, यानी इसकी विशेषता पर कम से कम बच्चों आप लोगों को 4 विशेषता याद रखनी है, ठीक है। और ये जो मैं आपको लोग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न है। 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न बच्चों आपको मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप इसकी विशेषताएं कौन कौन सी आपको याद करनी होंगी। देखिए विशेषता आईडी लगाएंगे। पहली विशेषता बच्चों, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। क्लियर हुआ है? तो पहली विशेषता तो आपको याद रखनी है कि संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है संक्रमण तत्व और उनके यौगिक, ठीक है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण मतलब चुंबक की ओर को आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपने देखा लोहा जो होता है ना, चुंबक की ओर को तेजी से आकर्षित होता था, तो लोहा भी क्या बच्चों एक संक्रमण तत्व है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, आगे देखिए, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, मतलब ये जो संक्रमण तत्व होते हैं और इनके जो यौगिक होते हैं बच्चों रंगीन आयन बनाते हैं। देखिए रंगीन आयन बनाने का रीजन ये होता है कि संक्रमण तत्वों में क्या होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर? किसके अंदर बच्चों? इन संक्रमण तत्वों के अंदर अयुग्मित क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, ये रंगीन आयन भी बनाते हैं, ठीक है। और ये जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना, उसका रीजन भी यही होता है, ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में क्या होता है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है चुंबक की ओर को आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा चुंबक की तरफ को आकर्षित होता है, ठीक है। चलिए अगला आपको समझाता हूं। देखिए अगला है, अधिकांश संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश तत्व परिवर्ती संयोजकता यानी चेंजिंग बैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, देखो आपको मैं आपका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए Cu जो होता है ना, जो कॉपर होता है, ये देखो Cu प्लस की फॉर्म में भी होता है, Cu प्लस की फॉर्म में होता है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो, ठीक है। और हम Cu बात करते हैं, Cu बच्चे इस फॉर्म में मिलता है आप लोग को, Cu और ये 2 पॉजिटिव के रूप में मिलता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर संयोजकता 1 है, यहाँ पर संयोजकता बच्चों कितनी है, 2 है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ तक क्या वीडियो अच्छा लगा है? अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा आपका फिजिक्स की मतलब 12th क्लास की सभी विषयों की तैयारी इसी प्रकार से हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से देख लेना, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। कम से कम 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या देखिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिनोल बनाने की 2 विधियां समझाइए। फिनोल बनाने की 2 विधियां याद रख लेना, जरूर से जरूर आएंगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। फिनोल बनाने की 2 विधियां समझाइए तथा फिनोल की 2 प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को भी समझाइए। तो पहले तो बच्चों हमें फिनोल बनाने की 2 विधियां बतानी है, फिर हमें फिनोल के 2 मुख्य रासायनिक गुण बताने हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बतानी है, ठीक है। अच्छा तो देखिए पहले हम लगाएंगे, देखिए फिनोल बनाने की 2 विधियां। तो पहली विधि क्या, देखिए क्लोरोबेंजीन तथा NaOH की अभिक्रिया द्वारा, यानी फिनोल बनाने की जो पहली विधि है वो कैसे बनेगी, क्लोरोबेंजीन होगा, उसकी अभिक्रिया कैसे होगी बच्चों, NaOH से होगी। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, फिनोल मिलेगा। फिनोल का सूत्र क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। देखिए फिनोल जो होता है ना, फिनोल ये बेंजीन होता है, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या होता है, ये OH ग्रुप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोल बोलते हैं। क्लियर है आप लोग मेरे बात? चलिए अब कैसे बनेगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या लिखा, क्लोरोबेंजीन तथा NaOH की अभिक्रिया द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन आपका ये आ गया, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। NaOH इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये आ गया। अब ये रिएक्शन जब होगी, जब इनको आपस में गर्म करेंगे तो ये जो Na है ना, Na इस Cl के साथ निकल जाएगा NaCl बन के। समझ में आ रहा, देखो NaCl का अणु अलग निकल गया, ठीक है। अब ये OH ग्रुप बचा, ये OH ग्रुप किस पर आ जाएगा बच्चों, Cl पर आ जाएगा। Cl की जगह आ जाएगी, Cl तो जा चुका है Na के साथ, तो इसका बॉन्ड यानी इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो OH ग्रुप बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर देखो OH ग्रुप आ गया, और यही मैं आपको बताता यही फिनोल होता है। यही क्या बच्चों आपका फिनोल बन गया। कितना आसान विधि है, मैं आपको वो विधि बता रहा हूं बच्चों, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, यानी बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब NaOH से कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों को, फिनोल मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपको समझाता हूं, नेक्स्ट विधि क्या है। देखिए अगली विधि देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगली विधि बच्चों क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा, यानी जल की अभिक्रिया द्वारा। किसकी अभिक्रिया होगी, जल की अभिक्रिया होगी, किससे होगी, क्लोरोबेंजीन से होगी। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कैसे हुई थी, आपका NaOH से हुई थी, ठीक है।
चलिए देखिए, अब देखिए क्लोरोबेंजीन और ये देखो H2 होता है ना, जल को हम H2O भी लिख सकते हैं, H2O, ये तो जल है, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया HOH करके लिख दिया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, जब रिएक्शन जब बच्चों ये आगे होगी तो ये वाला H इस Cl के साथ निकल जाएगा, HCl बनकर, देखो HCl बनकर अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अलग हो गया। अब ये जो OH ग्रुप बचा हुआ है जल का, OH ग्रुप कहाँ जाएगा? Cl की जगह आ जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस ही खाली हो जाएगी, Cl तो चला गया H के साथ, ठीक है। तो जब ये बेंजीन के बच्चे ऊपर जो OH आएगा तो क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये फिनोल बनाने के बच्चों दो विधियां हो गई, बड़ी आसान विधियां मैंने आपको समझाई हैं, यानी आपको बहुत कम समय में ये दोनों विधियां बच्चों याद भी हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए आपको उन्होंने कहा ना फिनोल की दो रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये चीज, ये कुछ बात क्वेश्चन पूछी गई है। फिनोल बनाने की दो विधियां आपको बता चुका हूं, दोनों ही अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कैसे हुई? एक बार हुई है NaOH से, दूसरी अभिक्रिया हुई बच्चों जल से अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो रासायनिक गुण मैं आपको बता रहा हूं, तो रासायनिक अभिक्रिया पूछी है, दो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है। तो देखिए आप समझाते हैं, देखिए फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी स्क्रीन पर है, देखिए समझिए चीज को। मैंने कहा फिनोल की दो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, देखिए पहली अभिक्रिया है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, क्योंकि फिनोल तो देखो बनकर तैयार हो चुका है, ये जो फिनोल है ये बनकर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब इसकी ये किसी और कंपाउंड के साथ कैसी रिएक्शन देता है वो हमको आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चल देखिए आप समझाते हैं आप लोगों को। तो पहली अभिक्रिया बच्चों नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से अभिक्रिया, HNO3 से अभिक्रिया, ठीक है। समझ में? अब देखो अभिक्रिया कैसे होगी, देखो ये है, देखो आपका बच्चों फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप फिनोल हो गया। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके बेंजीन कोने होते हैं ना, इसके हर कोने पर H होता है, हर कोने पर H होता है। अगर आवश्यकता पड़ती है अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए तो इसको दिखाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले H को यहाँ पे ये दिखा रखा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब देखिए ये जो HNO3 है ना बच्चों, HNO3 को बच्चों हम HO और NO2 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको अभिक्रिया बेहतर समझाने के लिए बच्चों मैंने आपको ऐसे तोड़ करके दिखा दिया है। देखो एक H है, बिल्कुल एक H हैगा, ऑक्सीजन कितनी? तीन है, तो दो ऑक्सीजन ये होंगे और एक ऑक्सीजन बच्चों ये है, तो तीन ऑक्सीजन हो गई, और नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन एक हुई होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब ये रिएक्शन होगी बच्चों आगे, तो ये वाला OH और ये वाला H ये आपस में मिलकर के बच्चों जल का एक अणु बना लेंगे, ये जल का एक अणु बनाएंगे, H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो जल का एक अणु बन गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? NO2 बचा, क्या होना बच्चों? NO2। अब देखो H यहाँ से हटा है ना, यहाँ से हटा, तो यही NO2 बच्चों कहाँ जाएगा? इस वाली बैलेंस आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब ये देखिए इसका जो नाम, ये जो बना है, ये जो नाम है इसका बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा क्यों बोला जा रहा है मैं आपको बता दूं, देखिए देखो ये वाली होती है बच्चों, ये वाली फॉर्म होती है ऑर्थो, इसको बोलते हैं बच्चों हम ऑर्थो, इसको बोलते हैं हम मेटा, और इसको बोलते हैं हम पैरा। समझ में आ रहा है? ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है? ये मेटा डैश हो जाता है, ये ऑर्थो डैश होता है, और ये पैरा डैश हो जाता है। क्लियर है आप लोग मेरा? तो जो पैरा पर जो बने हुए कंपाउंड होते हैं ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो यही मैंने बच्चों यहाँ पे ऑर्थो वाली इसकी पैरा वाली कंडीशन में बच्चों H लिया था। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये बना बच्चा आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली अभिक्रिया समझाता हूँ। अगली अभिक्रिया क्या? अगली अभिक्रिया बच्चों कुछ इसी प्रकार की है। क्या है देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया, ठीक है। अभी हमने किस अभिक्रिया करी थी? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करी। अब हम किस करें? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझाता हूँ आपको, इसी प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, देखते देखते याद हो जाएगी। तो देखो ये वही चीज़ है, फिनोल है, ठीक है। और ये बच्चों H2SO4 है ना, इसको भी मैंने अच्छा समझाने के लिए इसको तोड़ कर लिख दिया, ठीक है। H2SO4 को HO अलग कर दिया और SO3H अलग कर दिया। क्लियर है आप लोग को मेरा? देखो H2 दो बार H है ना, एक ये आएगा और एक H2 हो गया। SO4 तो H तो एक हैगा, और SO4 यानी ऑक्सीजन 4 बार है, तो 3 बार ऑक्सीजन नहीं आएगा बच्चों, 1 बार ऑक्सीजन नहीं आएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरा? अभिक्रिया जब आगे चलेगी बच्चों, तो बच्चों ये फिर से वही अभिक्रिया होगी, यहाँ से ये बॉर्डर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, नहीं H2 बन के ही बच्चों ये अलग हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब यहाँ तक क्या बचा? देखो आपका बचा SO3H बचा, क्या बच्चा बच्चों? आपका सल्फोनिक ग्रुप बचा हुआ है। तो ये जो SO3H है बच्चों कहाँ जाएगा? इसकी इस वाली बैलेंसशिप आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरा? क्योंकि यहाँ से H हटा है तो इसी का क्या आ जाएगा बच्चों? SO3H आ जाएगा, यही वाला कंपाउंड आ जाएगा। क्लियर है? इसका नाम क्या बच्चों? पैरा सल्फोफिनोल। पैरा सल्फोफिनोल भी कहते हैं इसको, पैरा सल्फोनिक फिनोल भी कहते हैं। क्लियर है आप लोग मेरा? तो ये दो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई, ठीक है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं? एक तो बताया मैंने बच्चों आपका बेंजीन का फिनोल का नाइट्रिक कण आपको बता दिया, और दूसरा आपको बच्चों मैंने सल्फोनिक कण आपको बता दिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया फिनोल की। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों इस बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु
अर्धायुकाल, अर्धायुकाल ये, ठीक है, अर्धायुकाल का अर्धायुकाल अर्धायुकाल ये है। अब ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो रासायनिक बलगति चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें इस सवाल में ये प्रूव करके दिखाना है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है, जो टी हाफ होता है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। आप इसको एक बार जरूर तय कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, देखिए वो मैं आपको लिख रहा हूँ, लिखेंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका k बराबर 2.303 अपॉन टी log और साथ में होता है बच्चों आपका a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। जहाँ a है, ये जो a होता है ना बच्चों, ये a होता है बच्चों प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा होती है, ठीक है। और जो a माइनस एक्स होता है, ये a माइनस एक्स जो आप स्क्रीन पर ये देख पाइए, a माइनस, ये होती है बच्चों शेष मात्रा। क्या होती है? शेष मात्रा होती है, शेष मात्रा होती है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये प्रूफ ये करके दिखाना है कि जो अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है, ठीक है, जो टी हाफ होता है, वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी a, क्योंकि a जो प्रारंभिक मात्रा है इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, देखिए हम अर्धायुकाल की परिभाषा से, अर्धायुकाल की परिभाषा से, ठीक है। क्या करना है, देखिए अब ये समझिए। देखिए ये जो आप फार्मूला टी देख पा रहे हैं, इस टी को तो हम लिखेंगे बच्चों टी हाफ। क्या लिखेंगे? टी हाफ। क्लियर है, क्योंकि अर्धायुकाल को हम टी हाफ से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक मात्रा आपके बच्चों आपका यही रहेगी प्रारंभिक मात्रा, लेकिन शेष मात्रा क्या रहेगी? अर्धायुकाल बच्चों वो समय होता है जिसमें कोई अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी अर्धायुकाल बच्चों, किसी प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्धायुकाल वो समय होता है जिसमें वो अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। आधे का मतलब है हम a माइनस एक्स जो शेष मात्रा है, इसलिए हम क्या लेने वाले हैं? a/2 लेने वाले हैं। यानी देखिए आप ये जो a माइनस एक्स अभी जो शेष मात्रा है, ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे बच्चों? हम a/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? a/2। जहाँ a है बच्चों आपकी प्रारंभिक मात्रा, अपन में 2 लगा दे तो आधी मात्रा रह गई, और आधी मात्रा का मतलब ही तो अर्धायुकाल से है। क्लियर है। तो इस फार्मूले में बच्चों आपका ये जो a माइनस एक्स है, इसलिए हम क्या लेंगे बच्चों? a/2 लिखेंगे, और जो आपका t है इसलिए हम बच्चों क्या लिखेंगे? टी हाफ लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखिए आगे आपको क्वेश्चन आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, तो देखिए k इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह क्या लिखेंगे? हम टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ, जो मैं आपको बता रहा था, लोग, ठीक है, ए आपका ऐसे रहेगा। अब ये जो आपका जो फार्मूला है a माइनस एक्स है, इस a माइनस एक्स के लिखेंगे a/2 लिखेंगे, ठीक है, अर्धायुकाल की परिभाषा से, ठीक है। तो a/2 लिख दीजिए, a/2। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये 2 पलट के बच्चे ऊपर पहुंच जाएगा और a से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यानी log 2, ये a से तो कैंसिल हो गया, ये 2 बच्चों यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो log 2 बचेगा। क्या बचेगा? log 2 बचेगा। देखिए आगे आपको समझाता हूँ। तो ये बच्चों कंडीशन ऐसे में नहीं, k बराबर हो जाएगा बच्चा आपका 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 2 बचा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब ये जो log 2 आ रहा बच्चे, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू बच्चा आप लोगों को पता होना चाहिए, तब ये आपका न्यूमेरिकल बन पाएगा। लेकिन बिल्कुल आसान वैल्यू मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं जो log 2 होता है बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये log 2 की वैल्यू है, ये बात अब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं वैल्यू रखता हूँ, देखिए तो k बराबर क्या हो जाएगा? ये k बराबर आ जाएगा बच्चा आपका 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है, और इसकी वैल्यू रख दीजिए 0.3010। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब देखिए बच्चा हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके अंदर भी 4 डिजिट आ रहे हैं, इसके अंदर भी 4 डिजिट, यानी आपको चौहरी गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ, एक रियल जो वैल्यू आ रही है वो आपको याद करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इनकी जब गुणा करते हैं ना, तो लगभग में जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 0.693 के आसपास आती है। अभी और भी आएगी, लेकिन बस इतना वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है।
तो ये बात याद रख लेना कि जब भी हम इन दोनों नंबर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो लगभग कितने वैल्यू आएगा, 0.693 आएगा। ठीक है, अच्छा ये आज आप जो टी हाफ है बच्चों आपका ये आ गया, क्लियर है आप लोग में, ये देखिए। अच्छा अब हम टी हाफ का जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों, टी हाफ निकालेंगे तो देखो यहाँ टी हाफ को इधर ले आओ, तो ये कंडीशन बनेगी टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन क्या बच्चों, अपॉन में आ जाएगा के। ठीक है, जहाँ के क्या बच्चों, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ये देखिए। तो ये इस तरीके से बच्चों आपको ये फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को आप देखिए बच्चों, क्या इस फार्मूले में प्रारंभिक मात्रा आ रही है, यानी ए आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो यही तो पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यही फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो इस फार्मूले में बच्चों ए नहीं आ रहा। ए क्या देखो, ए क्या था, प्रारंभिक मात्रा थी ना, ये थी प्रारंभिक मात्रा। और ये जो फार्मूला आया अर्धायु काल का, तो इस अर्धायु काल के फार्मूले में ए तो कहीं भी नहीं आ रहा, क्योंकि ए तो बच्चे यहीं पे कैंसिल हो गया था ना, अभी हम इसको सोल्यूशन कर रहे थे, ये तो यहीं कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो यही बताना था आप लोगों को कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वही अतः करके कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और आप इतना नहीं लेकर आते, आप इतना भी लिख करके आ जाएंगे तो आपका बच्चों डेरिवेशन पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी मैथ का अपने से इतना सी रिक्वेस्ट है बच कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।